ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू सभी को। आज हम चैप्टर 6 लेकर आ गए हैं फर्स्ट बुक से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक से। और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, राइट। कल हमारा मतलब चैप्टर लास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारी ये बुक स्ट्रांग हो जाएगी एक साइड। फिर हम इंडियन पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग करेंगे, राइट। तो फिलहाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स सबकी फेवरेट हो चुकी है अभी तक, क्योंकि बहुत बार हमने रिवीजन कर ली। ये क्विक रिवीजन सीरीज बार बार मैं एक ही चीज को लेकर आ रहा हूँ, एक ही टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में एक चीज हिट हो जाए और एक चीज पेस्ट हो जाए तुरंत, राइट। तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में भी, ध्यान रखना। और इस चैप्टर से भी 4 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। 2 मार्कर क्वेश्चन आने के भी चांसेस है और 1 मार्क्स क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, राइट। वहां पे तो प्रेडिक्शन कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमांशी ध्यान देना, थोड़ा आगे आ जाओ अगर आ सकते हो तो। थोड़ा सा चेयर आगे कर लो, कोई बात नहीं, आप सब भी मतलब थोड़ा जैसे आपको सबको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? लेट मी नो इन दी चैट। चैट में भी आप बता सकते हैं जी सर, बिल्कुल। हेलो सर, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलते हैं आगे, राइट। अब देखिए चैप्टर 6 दैट इज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, राइट। वही फंडा अपनाना है हमें। सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझो, फिर उसी से उसके काम को समझो, राइट। सेम फंडा अपनाना है आप सबको। चैप्टर का नाम क्या है भाई? एनवायरमेंट। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लैक कर लेते हैं इसको। अबे हो जा भाई, क्या हो गया? चल भाई, ठीक है, फाइनली हो ही गया, ठीक है। चैप्टर के नाम को उसके काम से को सॉरी चैप्टर के नाम से उसके काम को समझो, राइट। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, सर ईवीएस का चैप्टर कहां लेकर आ गए पॉल साइंस में, राइट। सर ये ज्योग्राफी का चैप्टर कहां लेके आ गए पॉल साइंस में? अरे भाई पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आपने समझना है इन्वायरमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को। सिंपल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपने समझना है इन्वायरमेंट और नॉन नेचुरल रिसोर्सेज को, राइट। क्या मतलब है इन्वायरमेंट का? हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारा सराउंड, सिंपल, जो हम बिल्कुल भी नहीं सेफ रखते, राइट। दबा के गंदगी मचाते हैं, जहां खाते हैं वहीं गिराते हैं, जहां खाते हैं वहीं कूड़ा करकट मचाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रखते कि हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेस मिल चुकी हैं जो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कर रही हैं। कोई भी अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है, राइट। ये सारे लॉसेस, ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरा बन चुकी है, स्पेशली आज के टाइम पे। एज यू ऑल नो, सबको पता है, राइट। अगर हमारा एनवायरमेंट सेफ नहीं रहेगा, हार्ट अटैक के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं भाई, सोच के देखा है कभी आपने? हार्ट अटैक के केस तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं भाई, जैसे खाना हो कि भाई रोज खाना है, एक भी दिन भूखे नहीं रह सकते हम, ऐसा हो चुका है। बोलना भी नहीं चाहिए टचवुड, लेकिन हो चुका है, ये सच्चाई है। क्यों बढ़ रहे हैं इतनी बीमारियां, क्यों फैल रही हैं? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता चला जा रहा है, राइट। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इन्वायरमेंट को सेफ रखना। सही कह रहा हूं मैं? कौन कौन कहता है इस बात में भाई सच्चाई है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है हमारे इन्वायरमेंट को सेफ करना? इस बात से कौन कौन सहमत है? गवर्नमेंट कहीं नहीं आएगी, गवर्नमेंट एक जरिया है, राइट। हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। आपने सही बोल दिया पहली बार में, साइकोलॉजी स्टूडेंट हो आप, साइक दिमाग लगाना है भाई। कोई भी इन्वायरमेंट लूज होता है या कोई भी चीज नुकसान होती है हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में, तो हम ये तो कह देते हैं कि भाई सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। अरे भाई हम कैसे हैं ये तो देखो, हम कैसे हैं ये देखो, सिंपल। अब यहाँ पे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में समझो आप कि हमारे इंडिया के एनवायरमेंट में, राइट, कितनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, ये सब आपको पता है, राइट। अब इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से आप देखो कि इस चैप्टर में क्या है। एनवायरमेंट का मतलब, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब वही है, लेकिन समझना है ध्यान से, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से,
मैंने आपको थोड़ा सा डीप में बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, बेसिक नॉलेज दे दी कि भाई ये चैप्टर इस चीज से कनेक्टेड है, और बनाकर भी लिख के आ सकते हो, राइट। कुछ ऐसी की टर्म्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगी जो सच में आपने पहले भी सुनी है, सिर्फ आपके लिए नया नहीं है ये कि भाई ये आपने पहले नया शब्द हो आपके लिए, एनवायरमेंट या कोई रिसोर्सेस। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? क्लास 12th के स्टूडेंट सारे हैं, राइट, कोई भी यहाँ पे 11 का या उससे ऊपर का कोई नहीं है भाई, 12th के ऊपर की क्लास का। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सार्थक, सार्थक बताएगा भाई, सार्थक बताएगा भाई कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है। जो हमें नेचर से मिलते हैं। हमें नेचर से क्या क्या चीजें मिलती है हिमांशी? हमें अपने नेचर से क्या क्या चीजें मिलती हैं? टेल मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर कर सकते हैं चैट में। भाई आपने ये तो बता दिया जो चीज हमें अपने नेचर से मिलती है वो नेचुरल रिसोर्सेस है, बट क्या चीज मिलती है भाई? बैठे हैं हम अपने नेचर में, क्या मिल रहा है हमें? काम तो खुद ही करना पड़ रहा है, घर से निकलना पड़ रहा है, जॉब करनी पड़ रही है, क्या मिल रहा है हमें नेचर से? हमें तो खुद ही निकलना पड़ रहा है। बता दो यार लॉजिक के साथ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अरे भाई देखो, 3 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस आपके माइंड में होने चाहिए, लैंड एयर वाटर, बात खत्म हो गई, राइट। लैंड एयर वाटर एक ऐसे रिसोर्सेस हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। जमीन भी एक संसाधन है, राइट, हवा भी एक संसाधन है, राइट, वाटर भी एक संसाधन है जो हमारा नेचर हमें प्रोवाइड करता है हमारे इन्वायरमेंट में। सिंपल, राइट। कंफ्यूज तो नहीं हो बिल्कुल भी हिमांशी, बिल्कुल भी कंफ्यूज तो नहीं हो। अब हमें यही समझना है इस चैप्टर में कि हमारे पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, सबसे बड़ा कंसर्न है, वो पता है क्या है? एक वर्ड में क्लियर हो जाएगा, एक शब्द में। एक की टर्म्स आपने याद रखनी है जो पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। याद रहेगा, राइट। अब क्यों सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है? वाई? क्यों बहुत बड़ा कंसर्न है? क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता था, आज के टाइम पे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो रहा है। मतलब कि सारे ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते जा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट से कोई ना कोई चीज निकालते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि मतलब जो एनवायरनमेंट को भी इंपैक्ट कर रही है, राइट। बहुत सी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, और भाई मजबूरी है, करना भी है, डेवलपमेंट भी करनी है, तरक्की भी इसके बिना नहीं है, ये भी आपने समझना है। तो सर कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा भाई, कैसे क्या होगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क है, कंसर्न है। होना कुछ भी नहीं है, लिमिटेशन लगानी है बस, बस एक दायरा बनाना है कि ये वाली इंडस्ट्री इतने गैस पोल्यूशन को एमिट कर सकती है, ये वाली इंडस्ट्री इतना गैस पोल्यूशन को एमिट कर सकती है, बस लिमिटेशन लगानी है। लेकिन वो चीज पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है और इतनी आसानी से भी नहीं है, राइट। थोड़ा चैप्टर को ना कहानी के उसमें लेके आओ, एनसीईआरटी में मत दौड़ लगाओ, चैप्टर को बेसिक तरीके से देखो, राइट। समझ आ रहा है ना कि वर्ल्ड का इन्वायरमेंट कंसर्न क्यों बनता जा रहा है? मोर टू मोर इंडस्ट्रीज ओपन होती चली जा रही है, और जितनी इंडस्ट्रीज ओपन होगी उतना पॉल्यूशन फैलाएगी। सिंपल, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना पॉपुलेशन बढ़ेगा। सिंपल, पॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं सब कुछ। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंसर्न इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और यही कंसर्न राजनीति कराता है, ध्यान रखना, यही कंसर्न पॉलिटिक्स कराता है। हर कंट्री के अंदर हर गवर्नमेंट कहती है ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे भाई ये करेंगे वो करेंगे। भाई अर्थ समिट हर साल नहीं हो सकता, अर्थ समिट हर साल नहीं हो सकता, बहुत साल लगते हैं अर्थ समिट कंडक्ट करने के लिए। और क्या हो जाएगा अर्थ समिट कंडक्ट करने से, जब तक लोग ही अवेयर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा अर्थ समिट कंडक्ट करने से? पहली बार अर्थ समिट कब कंडक्ट हुआ था? 1992 जून में, रियो दी जनेरियो ब्राजील के अंदर,
1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए कि अर्थ समिट है क्या। अर्थ समिट इन्वायरमेंट को लेके कैसे डिसीजंस लेने हैं, सेफ कैसे रखना है, क्लाइमेट कैसे चेंज करना है, इस चीज को लेके एक मीटिंग होल्ड हुई थी जून 1992 में ब्राजील के अंदर। उसे अर्थ समिट कहते हैं, एजेंडा 21, सिंपल, राइट। अब ऐसा नहीं है कि भाई आज गवर्नमेंट ने मीटिंग कर ली और बोल दिया कल अर्थ समिट कर लेंगे, अगले साल अर्थ समिट कर लेंगे, क्या हो पाई उसके बाद अर्थ समिट? कैसे होगा हमारा एनवायरमेंट सेफ? सबसे अच्छा तरीका है लोग अवेयर हो जाएं बस। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लीट करने में, क्या पता वो सक्सेस हो जाए 50 साल के बाद। मैं 10 साल क्यों बोलूं, क्योंकि 10 साल में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पता 50 इयर्स के बाद इंडिया में जितने भी व्हीकल्स हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएं, कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक ये हो गई बचत। दूसरी चीज, इंडस्ट्रीज में ऐसी ऐसी मशीनरीज इनोवेट हो जाए जो पोल्यूशन कम फैलाए, ऐसी चीज भी आ सकती है। भाई क्या भरोसा है टेक्नोलॉजी, जब आज के टाइम पे हम घर बैठे बच्चा क्लास ले रहा है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ सुन पा रहा है, एजुकेशन ले पा रहा है, घर बैठे ही ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, पता नहीं क्या क्या करके खाने के लिए ऑर्डर बुक कर दे रहा है, सब घर बैठे आ जा रहा है। तो आने वाले समय में तो मुझे ऐसा लगता है कि निकलने की जरूरत पड़ेगी नहीं घर पे, राइट। मल्टीनेशनल सेक्टर्स के लोग तो घर बैठे काम भी कर ले रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर ले रहे हैं, अच्छी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने ही बेडरूम से, अपने ही बेडरूम से, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या भरोसा आगे आने वाले समय में, क्या पता भाई हम लोग आगे आने वाले समय में, हमारी आगे वाली जनरेशन, आपकी जैसी जनरेशन घर से ही क्लास भी ले ले, कोई टीचर बने तो घर ही में स्टूडियो बना ले, इंस्टीट्यूट भी ना ओपन हो। एजुकेशन की इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है 5 साल के बाद हो सकता है सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, लेकिन आसान नहीं है, कहना आसान नहीं है, ऑफलाइन जरूर रहेगा। बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है ऑफलाइन ऑनलाइन में, सिंपल, राइट। खैर ये इन्वायरमेंट का हमारा विषय है तो हम इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा कंसर्न है तो इस पर पॉलिटिक्स होती है। कोई कंट्री कहती है भाई ये वाली कंट्री कूड़ा ज्यादा फैला रही है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये वाली कंट्री गंदगी ज्यादा फैला रही है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। वो राजनीति होती है, फिर वो पॉलिटिक्स होती है। फिर नॉर्थ और साउथ के बीच डिफरेंस आता है। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबको पता है नॉर्थ पोल डेवलप्ड पोल है, साउथ पोल डेवलपिंग पोल है, जो डेवलप हो रहा है, जैसे हमारी कंट्री साउथ पोल के अंडर आती है, सबको ये बात पता है, राइट। तो इसमें होता ये है कि साउथ पोल वाली कंट्रीज ये कहती हैं कि नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा गैस एमिशन कर रहे हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा वहां पर है, राइट। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ऐसा भाई ये बात भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है बिल्कुल। इकोलॉजिकल सिस्टम जो भी है, इकोलॉजिकल सिस्टम को सेफ रखना, हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या, एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट। इसके बाद हम इसी चैप्टर में बढ़ते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स की प्रोटेक्शन। ध्यान दीजिए ये टॉपिक्स नेम है, ये टॉपिक्स नेम है, आपको समझना है। इसके बाद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे से किसी भी पेज पे साइन करा लो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप साइन करा के जाना। आपके बोर्ड एग्जाम में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन 200% आ रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन 200% गारंटी है आ रहा है, मार्क माय वर्ड्स, साइन करा के जाना आज पक्का, सिंपल। इसके बाद भाई इसमें क्या मतलब इस टॉपिक में क्या रहता है, नॉर्थ और साउथ के बीच मतलब डिफरेंस, राइट। नॉर्थ आप जानते हो डेवलप्ड है और साउथ डेवलपिंग। इन डिटेल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, बट टॉपिक्स का नाम लिखा है कि भाई ये टॉपिक है, सिंपल। अब यहाँ पर आ जाओ तो देखो अर्थ समिट को रियो समिट भी कहते हैं, जून 92 में होल्ड होती है। एजेंडा 21 UNFCCC इसका आउटकम है। UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंजिंग कन्वेंशन, जैसे मर्जी वैसे समझ लो, मतलब वही है, सिंपल। ये क्या है, अर्थ समिट का आउटकम, आउटकम्स पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं,
सिंपल। तो ये वाला जो पेज है इसमें ओनली मैंने ये मेंशन किया है कि ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में है, मतलब ये वाले, इसके आगे भी है टॉपिक्स वैसे तो। इंडिया स्टैंड्स ऑन एनवायरमेंट इश्यूज, एनवायरमेंट मूवमेंट, रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स, इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब सर इनका मतलब क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दो सार्थक, बाकी सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। देखिए इस वाले चैप्टर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस वाले चैप्टर में, सबसे बड़ी बात, राइट। ध्यान दीजिए सभी, इस वाले चैप्टर में ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। सिर्फ आपको एनवायरमेंट मूवमेंट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए बस। बाकी टॉपिक्स आपने अच्छे से रीड करके जाना है, लेकिन बिल्कुल इन दोनों टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा, राइट। क्लियर है इतनी बात, पक्का क्लियर है। देखें फिर एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है इन शॉर्ट, एक मिनट दो बस। वन, लो जी, ये हमारी पीपीटी है, इसको हमने बार बार रीड करा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं इसको, और समझने के लिए शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, रीड नहीं करूंगा। बस आपको करना क्या है, आई होप आपको दिख रहा हो क्लियर। थोड़ा सा इसको और वो कर लेते हैं। ओके, इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इन्वायरमेंट कंसर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्यों है सर, ऐसा क्या है इसमें, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से जी, ध्यान से। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कल्टीवेबल एरिया इज बेयरली एक्सपेंडिंग एनी मोर एंड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी, राइट। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो कल्टीवेबल एरिया बहुत कम बचा है, राइट। कल्टीवेबल एरिया लैंड के लिए बहुत कम बचा है, क्योंकि विद टाइम लैंड यूजेस की कैटेगरी भी बदलती गई है, चेंज होती गई है। तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है, सिंपल। ये पूरे मतलब बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी HDR के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मतलब कितनी कहां कहां लैंड यूजेस की फर्टिलिटी लूज हुई है, सिंपल। लैंड डिग्रेडेशन समझ सकते हो। इन्वायरमेंटल कंसर्न आखिर किस वजह से है, इस वजह से है ओजोन लेयर डिप्लीशन होता जा रहा है, सिंपल। ये भी एक की टर्म आप मार्क कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटीज भी काफी लॉस लॉस हो रहा है इनको भी, जंगल में रहने वाले जानवरों को, सिंपल। ये सारी चीज भी आपने मार्क कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेना है। जब हमारे एनवायरमेंट में इन सभी चीजों का नुकसान होगा तो एनवायरमेंट कंसर्न नहीं होगा तो क्या होगा वर्ल्ड के लिए, समझने वाली बात है। मैं रीड नहीं कर रहा, पैराग्राफ रीड नहीं करना आपको, आपको सिर्फ एक चीज समझनी है। टॉपिक का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न, यस। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न क्यों है, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे विश्व में लैंड यूजेस की कैटेगरी बदलती जा रही है, कल्टीवेबल एरिया कम होता चला जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता चला जा रहा है, कोस्टल पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, और भी टाइप्स के पोल्यूशन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एनवायरमेंट को जितनी भी नुकसान करने वाली चीज है वो सारी होती चली जा रही है। तो कंसर्न नहीं होगा तो क्या होगा, बस ऐसे समझना है। इन्वायरमेंट को तबाह करने वाली जितनी भी चीज है सारी हो रही है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है, सिंपल। डिटेल्स में प्लेलिस्ट रेडी है, आप जाओ, इसी मतलब पीपीटी में मैंने समझा रखा है बहुत अच्छे से। मैं यहां रीड नहीं करूंगा, बस समझाऊंगा, राइट। मैं रीड नहीं करने वाला बिल्कुल भी। बस जब एनवायरमेंट कंसर्न बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल की जितनी भी एजेंसीज है एनवायरमेंट वाली, वो डील करेगी इस कंसर्न को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसे UNEP। अब आप एक चीज सोचो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी दिक्कत होगी उस दिक्कत से संबंधित, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एजेंसी होगी ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो डील करेगी। तो यहां पर दिक्कत क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की एजेंसी कौन सी है,
यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सिंपल, याद रहेगा। अब ये एजेंसी भाई अर्थ समिट होल्ड कराती है, अर्थ समिट, विश्व सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, जैसे मर्जी समझ लो, सिंपल। सम्मेलन मतलब मीटिंग, कि ऐसा क्या करें जिससे एनवायरनमेंट को सेफ रखा जाए, डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए, सिंपल, राइट। एनवायरनमेंट डिटोरिएट ना हो, बर्बाद ना हो, मतलब डिग्रेड ना हो, खराब ना हो, तो उस पर स्टैंड ऐसा क्या लिया जाए जिससे सब कुछ सही रहे, क्योंकि ऐसे तो हमारा बहुत चीजों का नुकसान होता चला जाएगा, सिंपल। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, एनवायरनमेंट कंसर्न, जिस पर ऐसे यूएनईपी एजेंसी ने, मतलब इंटरनेशनल एजेंसीज ने डील किया, सिंपल। अब आपको ये अच्छे से रीड कर लेना है, और यहां पर ये भी डेटा मेंशन है कि मतलब इतने परसेंट, इतने लोग जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है सैनिटेशन का, कोई एक्सेस नहीं है सेफ वाटर का। मैंने बोला लैंड एयर वाटर तीनों में दिक्कत आएगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि ये पार्ट, मतलब ये चीजें इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है, सिंपल। तो आई होप समझ आ गया हो। यस, चलें फिर आगे, क्यों जी, चला जाए आगे सेकंड नंबर पेज पे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इस चैप्टर को करने में, बस मुद्दा समझते जाओ, सिंपल। अगली बात आएगी प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन, इसमें भी कुछ नहीं है भाई, किस चीज की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की, ग्लोबल कॉमन्स। व्हाट इज ग्लोबल, व्हाट इज कॉमन्स, क्या है ग्लोबल्स और क्या है कॉमन्स। सर ग्लोबल गोल, गोल, ग्लोबल ग्लोब, विश्व, कॉमन रिसोर्सेस, ऐसा रिसोर्सेस जो सबके लिए कॉमन है, बता दो, बता दो, ऐसा रिसोर्सेज जो सबके लिए कॉमन है। इन्वायरमेंट बोल दो ना, दिक्कत क्या है, सबके पास है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां एनवायरमेंट ना हो किसी का, सिंपल। तो साफ बात है भाई, कॉमन आर दी रिसोर्सेज शेयर्ड बाय कम्युनिटी एज अ होल, नॉट इंडिविजुअली। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, कितनी बढ़िया डेफिनेशन है भाई। कॉमन रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज जो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता, नॉट इंडिविजुअली, दैट्स इट, बस। अब इस रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो कुछ ट्रीटीज, कुछ मतलब साइंड होती हैं, जहां पर दिक्कतें मतलब किसी टाइम पर हुआ करती थी, लेकिन एग्रीमेंट साइन किया तो थोड़ी सी दिक्कत सॉल्व हो गई। तो आपने ये लर्न कर लेना है, राइट, आपने ये याद कर लेना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, राइट। हो सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, वैसे नहीं आएगा क्वेश्चन, सिंपल। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन, सिंपल। तो ये बात समझ में आ गई भाई, इस पर भी ज्यादा दिमाग लगाना तो सब में ही है वैसे। अब अगला पेज, पेज नंबर 3, टेंशन मत लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनट में क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, राइट। अब ये मैं इसलिए ओपन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको बहुत ध्यान से कर लेना है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई देखो, कॉमन लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग, हिंदी में समझो ना भाई, ऐसी चीज जो कॉमन है लेकिन वो चीज सबके लिए डिफरेंट है, उसकी जिम्मेदारी सबके लिए डिफरेंट है। क्यों, अगर आप जहां पर रहते हैं, आपके घर के बाहर पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया, तो कूड़ा तो सबके लिए कॉमन है, सब घर से निकलता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं यार इसने फेंका है, तो वही साफ करेगा। यार सिंपल सी बात है, एक गली में कुछ घर ऐसे होते हैं, स्पेशली कॉलोनीज में, जो सबसे ज्यादा कूड़ा मचाते हैं, और भाई जिम्मेदारी फिर किसकी बनेगी, जो सबसे ज्यादा कूड़ा बचाएगा उसकी बनेगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। क्या है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वर्ल्ड को अगर आप 2 पोल पे डिवाइड करोगे, तो एक पोल नजर आएगा आपको नॉर्थ पोल, एक पोल नजर आएगा आपको साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल वो पोल होता है जो डेवलप्ड होता है, जो पूरी तरीके से तरक्की जहां पर हो रखी होती है, और साउथ पोल वो पोल है जो डेवलपिंग है, हमारी कंट्री साउथ पोल पे आती है।
लेकिन अगर दोनों कंट्रीज में, सॉरी दोनों पोल्स में डिफरेंस कर दें तो क्या डिफरेंस निकल के आएगा सार्थक? नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस कर दें तो क्या निकल के आएगा डिफरेंस? आ रहा है क्वेश्चन बोर्ड में, 15 दिन बचे हैं बस, आपको मिल रहा है ये क्वेश्चन पक्का। क्या डिफरेंस करोगे आप नॉर्थ और साउथ के बीच? बताओ जी, क्या डिफरेंस करोगे? क्या डिफरेंस करोगे जी? ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या डिफरेंस करोगे जी? अरे भाई जो डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली वहां की इंडस्ट्री भी डेवलप्ड है, ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है तो जिम्मेदारी उसकी ज्यादा बनती है। भाई यही तो कह रहे हैं नॉर्थ वाले, सॉरी साउथ कंट्रीज वाले, साउथ पोल वाले यही कह रहे हैं कि नॉर्थ की जिम्मेदारी ज्यादा है। सिंपल, क्योंकि वो मोर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, ज्यादातर पोल्यूशन वहां से एमिट हो रहा है, ज्यादातर गैस एमिशन वहां से आ रहा है। सिंपल, इज दैट क्लियर? तो इसमें आपने ये डिफरेंस कर देना है, और इसी में आपने UNFCCC के बारे में लिख देना है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिख देना है। राइट, क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट था जो लिमिट करता था गैस एमिट करने के लिए, गैस एमिशन करने के लिए लिमिट करता था, दायरा बनाता था कि आपको इतनी गैस एमिशन करनी है, इससे ऊपर नहीं करनी। सिंपल, राइट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने रीड कर लेना है, बस ध्यान रखना नॉर्थ पोल साउथ पोल में डिफरेंस लिख के आना सबसे पहले, राइट? और जिम्मेदारी दोनों की इक्वल बनती है अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की, जो भी रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास है उसको कंजर्व करने की वो जिम्मेदारी इक्वल बनती है दोनों की। कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर जो इंडस्ट्री ज्यादा गैस एमिट कर रही है, ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सिंपल, एक मतलब लाइन में खत्म हो जाएगा सारा, सब कुछ एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सिंपल, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे भाई, पेज नंबर 4। अब इसमें आपको लर्न करने की नीड है, इंडिया ने कौन कौन से स्टैंड्स लिए हैं एनवायरमेंट इश्यूज के से रिलेटेड, जो भी इन्वायरमेंट इश्यूज है इंडिया के स्टैंड्स हैं ये सारे, राइट? अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उसमें इंडिया चाइना डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम इतनी गैस एमिशन नहीं करते, हमारे पास उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारा मतलब इकोनॉमिक सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में आए, इसलिए हमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया को और चाइना को। यहां पर यही सब कुछ लिखा हुआ है। सिंपल, देखो लिखा है ना, इंडिया एंड चाइना अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। उसका यही रीजन है, जब हमारी कंट्री इतना गैस एमिशन करेगी ही नहीं तो हम क्यों जाएं इस एग्रीमेंट में, और ये एग्रीमेंट हमें क्यों ले भाई? सिंपल, बात समझ पा रहे हो ना? ये छोटी सी लाइन, और ये ध्यान रखना ये कौन कौन से एक्ट कब कब पास होते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? 2001 में। बाकी इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, ये चीज इंप्रूव करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब पास हुआ? 2003 में। तो ये सारी चीजें आपको मार्क कर लेनी है, याद कर लेनी है, हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। इस पर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आएगा, अभी आगे हम क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपसे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स का नाम बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको टॉपिक नहीं समझा रहा। कहीं जो बच्चा इस वीडियो को बिना चैप्टर को पढ़े सुन रहा है उससे कुछ नहीं आएगा समझ में, ये पूरा फैक्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी? ये आपको समझना है। बाकी इन्वायरमेंटल मूवमेंट आपने याद कर लेना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स भी कौन कौन से हुए थे, सब कुछ याद होना चाहिए। सिंपल, राइट? अब इसके बाद लास्ट पेज आ जाता है, इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स। भाई रिसोर्सेज के ऊपर भी पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिक्स चलती है, तो ध्यान रखना, ऑयल के ऊपर भी, वाटर के ऊपर भी, दोनों प्रीशियस रिसोर्स है, राइट? ऑयल और वाटर दोनों प्रीशियस रिसोर्स है, तो याद कर लेना। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई रिसोर्सेज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस जगह मिलेगा, ये सारा एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क, और उसको लेके फिर पॉलिटिक्स,
इसको रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, याद रखिएगा ये चीज भी। बाकी इंडिजीनियस पीपल्स के राइट्स, इंडिजीनियस पीपल्स वो होते हैं जो जिस कंट्री में स्टार्टिंग जिस पीपल्स की होती है उस देश के मूलभूत निवासी। मूलभूत निवासी मतलब जैसे हमारे कंट्री का इंडिजीनियस ट्राइब्स है, आदिवासी, उनकी स्टार्टिंग यही हुई है, सिंपल। तो इंडिजीनियस की भी डिमांड थी कि उनको भी अधिकार मिले, सिंपल। यस, तो इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री का कौन सा इंडिजीनियस है, किस नाम से जाना जाता है। मैच द फॉलोइंग आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना ध्यान से प्रियांशु, ये भी मैं लीक कर रहा हूं, हो सकता है आपको मिल जाए कि इस कंट्री का इस नाम से इंडिजीनियस जाना जा रहा है। जैसे यहां क्या लिखा है, 20 लाख इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ द कॉर्डेलारा रीजन ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस में 20 लाख इंडिजीनियस पीपल है, राइट। 10 लाख मैफ्यूशे पीपल ऑफ शाइल, 6 लाख ट्राइबल पीपल ऑफ द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट इन बांग्लादेश। कितने कितने इंडिजीनियस पीपल कहां कहां है, लर्निंग पॉइंट है, याद कर लेना। और अगर भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैच दी फॉलोइंग करके क्वेश्चन आने के चांसेस है। इस वाले टॉपिक से मैच द फॉलोइंग आने के चांसेस है। इज इट क्लियर एवरीवन? ये बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं, मैं डिटेल्स में बहुत बार बता चुका हूं। फिर भी अगर किसी को क्लास चाहिए हो इस चैप्टर की डिटेल्स में तो वो मुझे टाइम बताए। भाई मुझे टाइम अब बच्चा बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बस अपना टाइम बता रखा है आपको, सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक, ये मैंने टाइम बता रखा है आपको। बाकी 24/7 डाउट सेशन है, कभी भी कॉल कर लो आप। अगर नेट ऑफ होगा मेरे फोन का तो आप कॉल कर लो, 24 घंटे 7 दिन इस टाइम पे, पॉल साइंस एग्जाम वाले डेज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्लास लेने का टाइम बता रखा है, सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे के बीच में। अगर आपने मुझे एक दिन पहले बता दिया ना कि सर मेरा ना ये चैप्टर बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, इसको डिटेल्स में समझा दो, अगले दिन मैं आपको यहां मिलूंगा और बिल्कुल समझाऊंगा अच्छे से, एक एक लाइन पढ़ के समझाऊंगा, चाहे 2 घंटे लगे। बाकी दैट इज ऑल फॉर माई साइड। इस वाले चैप्टर में बस इतना है, राइट। सबसे पहले इन्वायरमेंट कंसर्न, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, उसके बाद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन इंडिया स्टैंड्स ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंट मूवमेंट, रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स, इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स या राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स। इन टॉपिक्स को रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। मैंने आपको बता दिया कि इस वाले टॉपिक से मैच दी फॉलोइंग आ सकता है। बाकी ये वाला टॉपिक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्कर में कुछ भी आ सकता है। कब अर्थ समिट कब होल्ड हुई थी, या फिर अर्थ समिट का मतलब क्या है, 2 नंबर में भी आ सकता है। इससे बाहर इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी बहुत बेसिक चैप्टर है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लास्ट में बस यही कहूंगा कि आप जहां खाएं वहां ना गिराएं, राइट। और जो खाने के बाद कूड़ा हो वो डस्टबिन में जाए, कूड़ा घर में जाए, और अपना एनवायरनमेंट सेफ रखें। सिंपल, दैट इज ऑल फॉर माय साइड।